हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि चिलिका लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर के, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अगर हम मैप में व्यू करें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है जो लोकेटेड है बिटवीन मलेशियन पेनिनसुला एंड साउथ में इंडोनेशिया कंट्री के सुमात्रा आइलैंड के बीच में। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो भी इम्पोर्टेंट शिपिंग लेन है उनमें से एक है, क्योंकि इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के कनेक्टिविटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये स्ट्रेट जो है वो एक ज्योग्राफिकल टर्म है और इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें कि स्ट्रेट होती क्या है। स्ट्रेट जो है एक नैरो पीस ऑफ वाटर बॉडी होती है जो कनेक्ट करती है टू बिग वाटर बॉडीज़ को एंड सेपरेट करती है टू लैंड एरियाज़ को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर के। इसके अलावा इस एरिया को स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नाम से क्यों जानते हैं, तो 1400 से 1511 तक यहाँ पर मलक्का सल्तनत ने रूल किया था और उसी की वजह से इस एरिया को मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गए स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में हम शेयर कर लेते हैं। वोल्केनो अकेडमी जो है वो आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर के आया है। अगर आपका टारगेट है 2023 में यूपीएससी क्रैक करना, तो इसके लिए हम इंटीग्रेटेड तरीके से प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ में आपका जो भी प्रोसीजर है, जो भी आपकी प्रिपरेशन है, उसको कंप्लीट करवाएगी वोल्केनो अकेडमी। इस प्रोग्राम के जो भी बेसिक फीचर्स हैं उन सभी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के व्यू कर सकते हो। जल्दी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 1 अगस्त से ये जो बैच है वो स्टार्ट होगा। इसमें जो भी बेसिक फीचर, जो मेंटोर्स होंगे वो आपकी प्रिपरेशन के, आपका जो भी प्रोसीजर है उसमें आपको गाइडेंस के थ्रू आपकी कंप्लीट स्टडी को कंप्लीट करवाएंगे। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में जो भी इसके बेसिक फीचर्स हैं उन सभी को वहाँ पर कवर किया हुआ है। ओके, द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है श्रीलंका कंट्री को लेकर के। यहाँ पर आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी पॉलिटिकल उथल पुथल देखने को मिल रही है। वहाँ के जो पहले के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ पर नए प्रेसिडेंट बने हैं और यहाँ पर फिर नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको भी ओथ दिलवाई गई है। तो दिनेश गुणावार्डेना जो है वो यह श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। कैबिनेट की अगर हम बात करें, जो पहले के गोताबाया राजपक्सा जब यहाँ के प्रेसिडेंट थे उस टाइम जो कैबिनेट थी उसी को यहाँ पर फॉलो किया गया है, रेगुलर किया गया है। फ्रंट पेज पर अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 2020 के लिए 68 नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं और इसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फीचर फिल्म, इन सभी कैटेगरी में ये जो भी अवार्ड हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमिल मूवी सूराराई पोट्टुरू जो है उसको उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। इन सभी एरिया में उनको जो है इस फिल्म को जो है मेजॉरिटी में जो अवार्ड हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर 10th और 12th के सीबीएसई के बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं। गर्ल्स ने बॉयज़ से अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा नंबर उन्होंने यहाँ पर गेन किए हैं। मतलब फ्रंट पेज पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं थी आज। पेज नंबर 2 पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस आर्टिकल में, एक मिनट, पेज नंबर 2 पर जो आर्टिकल है इसमें देखो, दिल्ली मेट्रो में जो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनके लिए टॉयलेट्स के लिए पहले क्या था कि यहाँ पर मेल और फीमेल दो ही कैटेगरी रखी गई थी, तो इसको लेकर के बार बार प्रोटेस्ट किया गया। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ये डिसाइड किया है कि जो ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स हैं उनके ऊपर जो टी एक तरीके का साइन है वो लगाया जाएगा। यहाँ पर इसको लेकर के देखो, टाइम टू टाइम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में इसको लेकर के कंप्लेन की गई थी कि जो भी ट्रांस पर्सन हैं उन सभी के लिए, जो भी उनके लिए टॉयलेट हैं, जो भी उनके लिए बेसिक एक्सेसरीज होनी चाहिए, उन सभी के लिए जो भी
प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इक्वलिटी देने के लिए वहाँ पर जो भी उनके टॉयलेट्स हैं उनके ऊपर इस साइन के साथ में उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर, और यहाँ पर देखो केरला हाईकोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है। उन्होंने ये बोला है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो माइनर हैं उनमें प्रेगनेंसी के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो केरला हाईकोर्ट ने सजेशन दिया है कि जो भी हमारी एजुकेशन है उसमें सेक्स एजुकेशन को इस तरीके से इंक्लूड किया जाए कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके और इस तरीके के जो इशू हैं वो सामने ना आ सके। अभी 30 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए अलाउ किया है केरला हाई कोर्ट ने। कल भी हमने डिस्कस किया था एमटीपी एक्ट 1971, जिसमें चेंज किया गया है 2021 में। पहले ये था कि 20 वीक्स तक मैक्सिमम 12 वीक्स तक आप 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर से अलाउ करवाना होगा, और 20 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है और उसको टर्मिनेट करवाना है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसकी जो भी अप्रूवल है वो लेना होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसको चेंज कर दिया गया है। 20 वीक्स की प्रेगनेंसी तक 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर की अलाउ लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है, और 24 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो उसको टर्मिनेट करवाने के लिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन जरूरी होती है। और उससे नेक्स्ट की मतलब 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी अगर है तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है। मेडिकल बोर्ड के सजेशन के बेसिस पर वो सारा प्रोसीजर किया जाता है। 24 वीक से ज़्यादा की अगर प्रेगनेंसी है और उसको टर्मिनेट करवाना है तो उसमें कुछ एक प्रोविज़न रखे गए हैं, जैसे कि रेप विक्टिम जो होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो फिटस है अगर उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं तो इन सारे बेसिक प्रोविज़न के बेसिस पर ही ये जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। 1 मिनट, थोड़ा सा नेट का इशू है। देखो अभी हमने देखा कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर ईरान की विजिट पर आकर के डिस्कशन हुआ कुछ बेसिक पॉइंट्स को लेकर के। तो उसी के बारे में यहाँ पर एडिटोरियल आया है और उसमें डिस्कशन किया गया है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंट टाइम में जो वेस्ट एशिया के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है उसका क्या रीज़न है। तो यहाँ पर पहले तो ये बताया गया है कि 24 फरवरी को दोनों के रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की इस वॉर स्टार्ट होने के बाद में ये जो वॉर क्राइसिस स्टार्ट हुआ, इसके बाद में पहली बार रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस तरीके से अदर कंट्री की विजिट पर रहे हैं। ईरान के ऊपर फोकस इसलिए किया गया क्योंकि ईरान जो है उनको भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का यहाँ पर सैंक्शंस देखने को मिला है। 2018 में जब JCPOA एग्रीमेंट से यूएस ने अपने आप को विड्रॉ किया, उसके बाद से ही यहाँ पर न्यूक्लियर डील को लेकर के प्रेजेंट टाइम में भी डिस्कशन चल रहा है, और जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन जो है वो ईरान पर लगी रहेंगी। रशिया के ऊपर भी इसी तरीके के रिस्ट्रिक्शन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने लगाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि दोनों कंट्रीज़ के जो एक तरीके से जो भी उनके बेसिक प्रोविज़न हैं वो काफ़ी सिमिलर वे पर हैं, सिमिलर स्टैंड करते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पर दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर कोऑपरेशन शो करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर विजिट पर थे। वहाँ पर उन्होंने डिस्कशन किया सऊदी अरेबिया के साथ में, इजराइल के साथ में, और एक तरीके से ईरान जिस तरीके से अपने आप को पावरफुल बना रहा है उन सभी को काउंटर करने की भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया कि यूएस ने अपना स्टेटमेंट ये दिया कि जब तक वेस्ट एशिया में एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, पीस नहीं आ जाती, तब तक यूएस जो है इस एरिया को नहीं छोड़ेगा किसी भी अदर कंट्रीज़ को उस लूप होल को फिल करने के लिए। और अदर कंट्रीज़ में अगर हम डिस्कस करें तो चाइना, रशिया, इन कंट्रीज़ के ऊपर मेजोरिटी में फोकस किया गया। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनका जिस तरीके से जो भी इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है उसकी बेसिस पर ये लगता है कि यहाँ पर अदर कंट्रीज़ का जिस तरीके से एक तरीके से इंक्लूज़न हो रहा है यहाँ के बेसिक प्रोविज़न में, यहाँ की जो भी इशूज़ हैं उन सभी को लेकर के, इसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत सारे इशू देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिक बात ये है कि यहाँ पर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो ईरान के बारे में ये बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनको एक तरीके से सपोर्ट किया जाता है और अदर कंट्रीज़ इसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी कंट्रीज़ जिनके बीच में इशू हैं उनको बैठ करके एक तरीके से नेगोशिएशन के थ्रू इस इशू को सोल्व करना चाहिए। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि
रशिया जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सीरिया कंट्री में रशिया और ईरान दोनों का स्टैंड जो है वो काफ़ी अलग देखने को मिलता है। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखो अभी रशिया ने जो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनको साथ में लेकर के यूएन के साथ में भी एक डिस्कशन किया है, जिसमें यूक्रेन को अलाउ किया गया है कि जो भी ग्रेन्स हैं उन सभी का ट्रेड किया जा सकता है ब्लैक सी को यूज़ करते हुए। मतलब रशिया जो है इस वॉर के बाद में पहली बार एक तरीके से एक डिस्कशन के मोड पे आया है और यूक्रेन को किन्हीं पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर अलाउ करने की परमिशन करने की छूट दी गई है। यहाँ पर इस आर्टिकल में न्यूक्लियर डील के बारे में बताया गया है कि न्यूक्लियर डील जब कंप्लीट होगी तभी ईरान के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर एंड होंगे, जिसके बेसिस पर ईरान के साथ में बहुत सारे कंट्रीज़ को अपने बायलैटरल रिलेशन मेंटेन करने में भी इशू है। और सेम प्रॉब्लम कहाँ है, रशिया के साथ में है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है उन्होंने अपनी न्यूट्रल पॉलिसी को हमेशा फॉलो किया है। जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं तो अपने एक्सट्रीम जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर इंडिया ना जा करके इंडिया जो है एक बैलेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सभी कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन जो है वो बेहतरीन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस आर्टिकल का कंप्लीट प्रोविज़न ये है कि यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि जो भी वेस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं जिसमें ईरान स्पेसिफिक, उसको रशिया जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जो बेसिक्स है, जैसे कि अगर हम बात करें क्रूड ऑयल, उसमें दोनों कंट्री जो हैं उनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो इनके बेसिस पर अगर दोनों कंट्रीज़ मिल करके यहाँ पर कुछ सैंक्शंस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, जो इनको सैंक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, उनको एक तरीके से काउंटर किया जा सकता है। अभी हमने देखा था कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये डिक्लेयर किया है, उसमें स्पेसिफिक रशिया और चाइना जो कंट्री हैं उन्होंने डिक्लेयर किया गया है कि एचसीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी टाइम के साथ में क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड करने का मेन रीजन ये है कि जिस तरीके से नाटो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, ओके, और नाटो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करने की वजह से यहाँ पर जो काउंटर करने के लिए रशिया और चाइना वो भी चाह रहे हैं कि वो भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश करें जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर कर सके। तो ये जो कुछ बेसिक इशू हैं पूरे वर्ल्ड पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की, बेसिक इशू हैं सभी पर अपने बहुत ही सारे बेसिक प्रोड्यूसर जो होते हैं, प्रोडक्शन जो होता है कंट्री का, उन सभी के ऊपर डिपेंडेंस अदर कंट्रीज़ की हो, ताकि जो उस कंट्री का जो डोमिनेंस है वो वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सके। ओके, तो ये कुछ बेसिक इशू हैं, इन्हीं के बीच बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 2 आर्टिकल हैं उसमें बताया गया है कि देखो रुपीज़ की अगर हम बात करें तो रुपए जो है हमारे इंडिया की जो करेंसी है वो डॉलर से अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सिर्फ इंडियन करेंसी की यहाँ पर डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, अदर करेंसीज जैसे कि यूरो की अगर हम बात करें या फिर और जो पौंड है उनकी अगर हम बात करें, अदर करेंसी जो हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारी जो कंट्री है उनको उन सारे बेसिक फीचर्स के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए जिसकी वजह से रुपये की जो कंडीशन है वो टाइम के साथ में अपग्रेड हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अर्ज किया है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी फैमिली मेम्बर को, सभी जो भी हाउसेज मेंबर हैं उन सभी को अपने घर के ऊपर तिरंगा जो है वो लगाना है, ट्राई कलर को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इसका बेसिक रीजन क्या है कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम गेन करेंगे, मतलब 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, उन सभी को सेलिब्रेट करने के लिए जो प्रोसीजर है उसको यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है कि कंप्लीट इंडिया में ये होना चाहिए कि 75 ईयर पहले हम आज़ाद हुए थे, और एक तरीके से जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है इंडिपेंडेंस को गेन करने में, उन सभी को लेकर के भी एक अवेयरनेस क्रिएट होगी कंट्री में। देखो जब इस तरीके की अवेयरनेस आती है कि हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है वो काफ़ी मुश्किल से मिली है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मिली है, तो जब इन चीज़ों का पता चलता है, ये अवेयरनेस जब आती है तो काफ़ी ज़्यादा जो एक बेसिक चीज़ें जो काफ़ी इशू रहते हैं पॉपुलेशन को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। मतलब जब अवेयरनेस क्रिएट होती है और फिर उनको किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है, किसी भी चीज़ का जो प्राइस है, मूल्य जो है वो समझ में आता है कि हाँ इंडिपेंडेंस हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी कंट्री की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना भी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात किया गया है कि देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा जो ट्राई कलर है, हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसको एक्सेप्ट किया था।
ओके तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में जब इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश की जा रही थी तो टाइम टू टाइम हमारे इंडिया में ये मांग की जा रही थी कि हमारे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का ही रूल था। तो 1922 से रेगुलर हर जो हमारे इम्पोर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगलर थे उन्होंने डिमांड की। फिर उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने भी यहाँ पर ऑफिशियली डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए भाई हमारा। ओके अब इसके लिए टाइम टू टाइम ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पर कुछ मिशन भेजे, जिसमें जो कैबिनेट मिशन है जो 1946 में आया था उसी की बेसिक रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको एस्टेब्लिश किया गया। ओके स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 जो है वो मेंबर्स की संख्या रखी गई थी। ओके लेकिन जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, मतलब इंडिया का बाइफर्केशन हो गया, इंडिया में और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो गई और 299 जो है वो इसकी स्ट्रेंथ रह गई। ओके तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया क्या हमारी कंट्री के लिए। एक तो उन्होंने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दूसरा उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वो इलेक्ट नहीं हुए थे, तो उन्होंने एक प्रोविजनल लेजिस्लेचर का भी रोल प्ले किया। मतलब हमारी जो फर्स्ट लेजिस्लेचर थी, फर्स्ट पार्लियामेंट का रोल प्ले किया इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर 1951-52 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो उसके बाद में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो एक प्रोविजनल या फिर टेम्परेरी पार्लियामेंट का जो रोल प्ले कर रही थी वो यहाँ से उसको रिमूव कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसके अलावा कुछ अदर फंक्शंस को भी प्ले किया, जैसे कि उन्होंने मई 1949 में कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है इंडिया के लिए उसको एक्सेप्ट किया। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को उन्होंने अडॉप्ट किया और कल थी 22 जुलाई, और इसी के ऊपर इसी ओकेजन पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, हर घर को क्या करना है, ट्राई कलर को इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया। इसके अलावा नेशनल जो सॉन्ग है उसको अडॉप्ट किया और हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको इलेक्ट किया। तो ये कुछ बेसिक प्रोविज़न है जिनको लेकर के इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ओके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के आर्टिकल है। तो अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उनमें यहाँ पर कुछ क्लैश देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस ने डिसीजन लिया है कि वेस्ट बंगाल का जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोल है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी हैं उन्होंने मार्गरेट अल्वा को यहाँ पर अपना जो नॉमिनेट है, अपना कैंडिडेट यहाँ पर नॉमिनेट किया है। तो उन्होंने अपोजिशन पार्टीज अर्ज कर रही हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस जो है वो भी पार्टिसिपेट करे। आप सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उसमें इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में जो हमारा पार्लियामेंट है उसका मानसून सेशन चल रहा है, तो अलग अलग बिल्स को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो प्राइवेट मेंबर बिल रखे गए। कुछ प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं उसमें 1991 का जो प्रोसीजर था, 1991 का एक्ट था द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको यहाँ पर ख़त्म करने की बात की गई है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये जो एक्ट था इसमें डिसीजन लिया गया था कि जो भी हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको 15 अगस्त 1947 में उनकी जो कंडीशन थी, जिस जगह पर जो लोग पूजा करते थे उसी कंडीशन के ऊपर, मतलब 15 अगस्त 1947 को बेसिस बनाया गया कि इसकी इस समय जो कंडीशन थी उसी के बेसिस पर जो प्रोसीजर उसको रेगुलर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जो डिस्प्यूट था उसको इससे बाहर रख दिया गया था 1991 में जब ये एक्ट बना था। अब यहाँ पर इसको ख़त्म करने की बात की गई है। दूसरा यहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल जो लाया गया है इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है?
हमारे डीपीएसपी जो हैं उसके आर्टिकल 44 में बात रखी गई है कि पूरे इंडिया के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स आपको हर बेसिक प्रोविजन, जैसे कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो हमारे इंडिया में हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, जो भी अदर कम्युनिटी हैं, उनके बेसिक जो लॉ है, जैसे कि उनके मैरिज के लॉ, डाइवोर्स के लॉ, ये कुछ ऐसे बेसिक प्रोविजन हैं जिनमें काफ़ी ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक लॉ होना चाहिए कंट्री का लॉ, और उसको सभी कम्युनिटी जो है फॉलो करे, इसके लिए टाइम टू टाइम डिमांड की जाती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है कि व्हाट इज़ प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कोई भी एमपी, वो पार्लियामेंट का मेंबर तो है लेकिन मिनिस्टर नहीं है। अगर ऐसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कोई बिल लेकर के आता है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल को जो है वो फ्राइडे को ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और सिर्फ फ्राइडे को ही इसको, मतलब जब भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तो फ्राइडे को ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फ्राइडे को ही इसको लेकर के डिस्कशन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है प्राइवेट मेंबर के रूप में, तो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में 1 मंथ का उनको नोटिस देना होता है, और 1 मंथ के नोटिस के बाद में जो अप्रूवल मिलता है तभी जाकर के प्रोसीजर कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी तक लास्ट टाइम जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल 1970s में पास हुआ था, और ये जो बिल है वो सुप्रीम कोर्ट के एनलार्जमेंट एंड क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन से रिलेटेड था। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो देखो, कुछ पब्लिक बिल होते हैं और कुछ होते हैं प्राइवेट बिल। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना चाहिए। पब्लिक बिल क्या होते हैं, जो भी हमारे मिनिस्टर अगर कोई बिल लेकर के आते हैं, मिनिस्टर अगर बिल लेकर के आते हैं तो उसको बोलते हैं पब्लिक बिल। ओके, यहाँ पर एक सेकेंड, देखो, कोई भी मिनिस्टर बिल लेकर के आया तो उसको बोलते हैं पब्लिक बिल, लेकिन अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल लेकर के आया है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पब्लिक बिल है वो किसी भी रूलिंग पार्टी का क्या ओपिनियन है, क्या उसकी विशेष हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। और जो प्राइवेट बिल है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो इस तरीके के बिल लेकर के आती हैं, तो अपोजिशन पार्टीज़ की क्या विशेष हैं उन सभी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। देखो, प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है होता है कि अपोजिशन पार्टी से रिलेटेड जो लोग हैं वो ही बिल लेकर के आए हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो प्रेजेंट टाइम में एनडीए गवर्नमेंट है, और अभी ये जो प्राइवेट मेंबर बिल लाई गए ना, वो इसी एनडीए गवर्नमेंट के ही कुछ मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके द्वारा ये बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, अगर जो पब्लिक बिल है अगर ये पास नहीं हो पाता है तो एक तरीके से गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं होता है तो इसके ऊपर गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये जो पब्लिक बिल है इसके लिए 7 डेज़ का नोटिस चाहिए, कि 7 डेज़ का नोटिस देना होता है कि हम बिल लेकर के आ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल में 1 महीने का नोटिस देना होता है, और तब जाकर के पास होता है, तब जाकर के इसका डिस्कशन और जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो पब्लिक बिल जो होते हैं, मतलब कोई मिनिस्ट्री जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करती है, मिनिस्ट्री का जो भी यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट जो उसके पार्ट्स हैं वो इसमें लगे रहते हैं इस बिल को बनाने में। यहाँ पर प्राइवेट मेंबर जो बिल है वो स्पेसिफिक जो मेंबर इसको लेकर के आता है वो ही इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो उसी का देखने को मिलता है। तो ये पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर बिल जो है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया यूएई में जो इंडियन वर्कर्स काम करते हैं उनकी सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिली है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर है, ये आपको बता दिया जाता है। 1981 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उन कंट्रीज़ के नेम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के कौन कौन से कंट्रीज़ मेंबर हैं। तो 2019 से 2021 के बीच में यहाँ पर जो इंडियन वर्कर्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर डेथ देखने को मिली है। ओके, तो इसके कुछ अदर रीजन हो सकते हैं। कोविड पेंडेमिक का भी इसमें इशू बताया गया है कि जिसकी वजह से भी ये जो डेथ रेट है वो ज़्यादा देखने को मिली है। यहाँ पर जो नेक्स्ट बिल है वो अंटार्कटिक बिल है, और इसको लोकसभा में पास कर दिया गया है। ये जो बिल है वो इंडियन कोर्ट्स का जो जुरिडिक्शन है उसको एक्सटेंड करता है।
इस आर्टिकल में बताया गया है। कल हम इसको डिस्कस करेंगे कि अंटार्कटिक बिल में क्या क्या बेसिक प्रोविज़न है। अभी आप ये देख लीजिए कि जो अंटार्कटिका है, जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर अगर किसी को भी अपनी रीच बनानी है तो पहले अप्रूवल लेना होगा उसको, वहाँ पर जाकर के किस तरीके से रहना है, वहाँ के एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को नुकसान ना पहुँचे, इन सभी के ऊपर फोकस किया जाएगा इस अंटार्कटिक बिल के थ्रू। मतलब एक तरीके से एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज का जो भी इशू देखने को मिल रहा है उन सभी को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर स्टेब्लिश किया गया है कि अंटार्कटिका, जहाँ पर मैन की रीच काफ़ी कम थी लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए बिल लाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि देखो, DGCA ने एयरलाइंस को ये बोल दिया है कि भाई डिसेबिलिटी कोई ग्राउंड नहीं है जिसको आप बोर्डिंग के लिए मना कर सको। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसकी रूफ पर जो नेशनल एम्ब्लेम को एस्टेब्लिश किया गया है उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज यहाँ पर देखे गए हैं। तो पिटीशन में बोला गया है कि यहाँ पर जो भी लॉयन इंस्टॉल किए गए हैं वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर के हैं, और जो रियल में जो सोमनाथ जो पिलर था वहाँ पर जो ये प्रोसीजर था, जो भी ये इस तरीके का डिपिक्टेशन था, उसमें जो भी लॉयन थे वो काफ़ी ज़्यादा शांत थे। मतलब एक तरीके से जो हमारा नेशनल एम्ब्लम बेसिक जो उसके प्रोविज़न है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज किए गए हैं, और इसी के बेसिस पर जुडिशरी में पिटीशन डाली गई है कि इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि 2050 तक हम क्या कर लेंगे, ज़्यादातर जो हमारे पैसेंजर व्हीकल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक बेस्ड होंगे। ये सारे जो भी प्रोविज़न है वो डिसाइड किए हैं, डिक्लेयर किए हैं काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ने। इन्होंने ये बताया है कि 2050 तक जो हमारे व्हीकल हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है फोकस किया जा रहा है। फोकस करने का मेन रीज़न भी ये है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा एमिशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। CEEW की अगर हम बात करें तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, न्यू दिल्ली बेस्ड है, और इसमें स्पेसिफिक जो भी बेसिक प्रोविज़न है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें सिक्योरिटी, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल मोबिलिटी, कूलिंग, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, इन सभी के ऊपर ये कुछ बेसिक प्रोविज़न है। इन सभी को लेकर के रिसर्च करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और फिर इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है उन सभी को यहाँ पर क्या किया जाता है, उनको रिवील किया जाता है। ये CEW का एक प्रोग्राम होगा या कुछ इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिलीज़ करते होंगे रिसर्च के बाद में, तो उसका नेम है इंडिया ट्रांसपोर्ट एनर्जी आउटलुक। और इसी स्टडी में उन्होंने बताया है कि आने वाले जो 3 डेकेड हैं उनमें ज़्यादातर जो 4 व्हीलर्स की जो संख्या है वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 व्हीलर्स जो हैं वो रोड्स पर आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जो 2 व्हीलर्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में बताया गया है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो डील हुई है उसी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। वॉर के बाद में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि रशिया ने यूक्रेन को अलाउ किया है। इसमें यहाँ पर जो टर्की के जो प्रेसिडेंट है, इसके अलावा UN के जो हेड हैं उन्होंने यहाँ पर इंटरवीन किया, और उसी के बेसिस पर ये जो डिस्कशन है वो एस्टेब्लिश हो पाया है कि रशिया ने अलाउ कर दिया है यूक्रेन को कि आप ब्लैक सी को यूज़ करते हुए अपने जो ग्रेन्स हैं उनको वर्ल्ड लेवल पर सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम ब्लैक सी को मैप के थ्रू व्यू करें, यहाँ पर देखो ये जो ब्लैक सी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रशिया के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी, क्योंकि इस वाटर बॉडी का यूज़ करते हम सी मोक मरमरा के थ्रू ये कंट्री जो हैं वो मेडिटेरियन सी के थ्रू फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपने ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले क्या देखने को मिल रहा था कि रशिया ने यहाँ पर है स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूक्रेन के लिए, तो उसको अपने अंडर कर रखा था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जो रशिया है उन्होंने स्नेक आइलैंड को यहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो इसकी वजह से ही ये जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे थे, उन सभी को यहाँ पर अलाउ करने की कोशिश की गई है। स्नेक आइलैंड को भी यहाँ पर ओपन किया गया है। इससे जो रशियन ट्रूप्स थे उन्होंने अपने आप को यहाँ पर विड्रॉ कर लिया है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी एरिया के ऊपर अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए रशिया वैसे टाइम टू टाइम कोशिश करता रहता है। ये जो रीजन है वो क्रीमिया रीजन है, पहले आता था यूक्रेन के अंडर, लेकिन 2014 में रशिया ने इस एरिया को अपने अंडर कर लिया ताकि जो ब्लैक सी है उसके ऊपर अपना ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट कर सके। अब ब्लैक सी की हमने बात की है तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, किसके साथ में, ब्लैक सी के साथ में। तो कंट्रीज़ के नेम हैं टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया एंड बुल्गारिया। ये जो ब्लैक सी है ये यहाँ पर है सी ऑफ अजो, स्ट्रेट ऑफ कर्च के थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड हैं दोनों सी। यहाँ पर है सी ऑफ मार्मरा, तो यहाँ पर है बोस्पोरस स्ट्रेट और ये है डार्डानेल्स स्ट्रेट। और फिर डार्डानेल्स स्ट्रेट के थ्रू एजियन सी जो है वो मेडिटेरियन सी का पार्ट है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, इससे कनेक्टेड है। और यहाँ पर ब्लैक सी ऑफ मार्मरा से कनेक्टेड है बोस्पोरस स्ट्रेट के थ्रू। तो ये हमने मैप डिस्कस कर लिया जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारी जो Q&A सीरीज जो है, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो करंट अफेयर्स बेस्ड है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है वो सारी बेसिक ट्रिक्स भी यहाँ पर आपको बताई जाती है। और जो भी इशू करंट अफेयर्स में प्रोविज़न में चला आ रहा है, उन सभी को लेकर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू उनको डिस्कस भी किया जाता है। ओके, थैंक यू।